ये वही अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हमने बीजेटी एम्पलीफायर स्टार्ट करा था डिस्कस करना। इसके अंदर हम लोगों ने जो मेन बेसिक इसकी वर्किंग है वो डिस्कस की थी। एम्पलीफायर ऑपरेशन देखा था। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो एम्पलीफायर के अंदर हमने एक लीनियर रीजन की बात कर रहे होते हैं वो डिस्कस करा था लास्ट क्लास में। ठीक है, जिसमें मैंने ये बताया था कि हमारे पास एम्पलीफायर के अंदर एक लीनियर रीजन होता है और वो लीनियर रीजन एक्चुअली डिफाइन हो रहा होता है एज अ बाउंड्री बिटवीन कट ऑफ एंड सैचुरेशन। कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसको जब हम एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, क्यू पॉइंट बाइजिंग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्यू पॉइंट उसका फाइंड आउट करते हैं, देन फिर उसको फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन एम्पलीफिकेशन क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये एक बेसिक सर्किट एम्पलीफायर का शो करा हुआ है, जिसके अंदर अगर हम एक चीज़ नोट करें तो इनपुट साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट सिग्नल मिल रहा है जो कि वीएस से पास होता हुआ जा रहा है। एट दी आउटपुट साइड अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ हमारे पास अगर हम बात करेंगे वोल्टेज की, ठीक है, तो वोल्टेज अगर हम देखें तो इट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। इनपुट पे हम देखते हैं वेव फॉर्म और अगर आउटपुट पे देखते हैं वेव फॉर्म, तो वोल्टेज वेव फॉर्म में क्या है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। करंट हमारे पास सेम रहेगा, बट जब हम बात करेंगे बेसिकली कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की अगर, तो वहाँ पे आउटपुट साइड पे हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट हमेशा मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिग्नल जो है वो एम्पलीफाइड है, बट एक जो चीज़ इसमें डिफरेंस आ रहा है वो है हमारे पास क्या, इसका जो बेसिक जो हमारे पास वेव ओवरऑल जो हमारे पास शेप है इसका, उसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट। अच्छा, उसके बाद प्रीवियसली मैंने आर पैरामीटर्स भी डिस्कस करे थे। ठीक है, कि हमारे पास जब भी हम ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ट्रांजिस्टर होगा, हमें उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसिडर करनी पड़ती है। इसके अंदर हमारे पास अगर हम बात करें बीजेटी ट्रांजिस्टर की, तो अक्रॉस कलेक्टर, बेस और इमीटर तीनों जगह पे हमें यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नज़र आएगी। बट हमारे पास जो बहुत ज़्यादा क्या लें मैटर करेगी या जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी वो है हमारे पास आर ई डैश। आर सी भी होगा हमारे पास, आर बी भी होगा, बट इनकी वैल्यू रिलेटिवली आर ई के मुकाबले में स्मॉल होंगी। और आर ई का जो हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज़ करते हैं बेसिक, वो है हमारे पास 25 मिली वोल्ट ओवर आई ई। कुछ बुक्स में यही फार्मूला 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई भी लिखा हुआ मिलेगा, बट इट्स द सेम थिंग, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम नोट करें तो अक्रॉस कलेक्टर हमारे पास जहाँ जो करंट फ्लो कर रहा होगा इट शुड बी आई सी। कलेक्टर करंट अगर हम बात कर रहे हैं तो कलेक्टर करंट हमारे पास बराबर होता है बीटा आई बी के। दैट इज वाई यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई सी हमने यहाँ लिखा हुआ है बीटा आई सी आई बी। इसके अलावा आर ई डैश इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस मीटर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वही सेम सर्किट है, इसको हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर की फॉर्म में शो करा था। ये अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर रहा था सिर्फ वो मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं गेन की, जिसको भी हमने बीटा ए सी का नाम दिया था, तो हमारे पास कोई भी ट्रांजिस्टर हो
उसके अक्रॉस हमारे पास गेन बहुत मैटर कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे करंट गेन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कर रहे होते हैं बीटा से। अच्छा, ये गेन हमारे पास, क्योंकि हम ए सी डी सी दोनों एनालिसिस ट्रांजिस्टर पे परफॉर्म करते हैं, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे गेन भी दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास बीटा डी सी होता है और एक होता है हमारे पास बीटा ए सी। बीटा डीसी की अगर हम बात करेंगे तो बीटा डीसी हमारे पास डिफाइन होता है एस आई सी ओवर आई बी एट क्यू पॉइंट। यानी कि आप किसी भी सर्किट का पहले क्या करेंगे, क्यू पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, एंड रिस्पेक्ट टू दैट क्यू पॉइंट हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे। और इन पॉइंट्स पे जो हमारे पास आई बी और आई सी की वैल्यूज आ रही होंगी, इनको यूज करते हुए वी कैन फाइंड आउट बीटा डी सी। तो हमारे पास यहाँ से जो गेन मिलेगा वो बीटा डी सी एट क्यू पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें बीटा ए सी की, तो बीटा ए सी में एक डिफरेंस ये आता है कि बीटा ए सी के अंदर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते आई सी आई बी की, बल्कि हम डिफरेंस लेते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स। इट मीन्स के आप अगर बात कर रहे हैं क्यू पॉइंट की, तो क्यू पॉइंट सेम वैसे ही हमारे पास आ रहा होगा एसी के अंदर, बिकॉज क्यू पॉइंट का प्रोसेस सेम है, तो दोनों में सेम प्रोसेस से ही फाइंड आउट हो रहा होगा, आइदर एसी और डीसी हो। तो क्यू पॉइंट हमने निकाला हुआ है, बट जब हम बीटा एसी फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम किस क्यू पॉइंट के टॉप और बॉटम साइड पे क्या करेंगे, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आई सी एंड आई बी फाइंड आउट करेंगे। और इसी आई सी वजह से डेल्टा आई सी एंड डेल्टा आई बी का नाम दिया जाएगा। इसको हम लोग बीटा, और यहाँ से हमारे पास जो इसका रेशियो आएगा उसको हम लोग नाम दे देंगे बीटा ए सी। तो यहाँ इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिस्टर के क्रॉस जो गेन है इन टर्म ऑफ डी सी एंड ए सी, हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बट इन केस अगर किसी को है भी तो वो मुझे बता दें ड्यूरिंग द कोर्स, अभी इसी तरह ही लेक्चर के दौरान ही मुझे बता दें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम फॉर्मली कॉमन इमीटर एम्पलीफायर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक सर्किट है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का, जिसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास कपलिंग कैपेसिटर्स आ रहे हैं, जो कि हमारे पास आउटपुट और इनपुट दोनों साइड पे कनेक्टेड है। ये हमारे पास इनपुट साइड पे कपलिंग कैपेसिटर आ रहा है और एक ये आउटपुट साइड पे आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फॉर द पर्पज ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है, एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है क्रॉस इमीटर। अब यहाँ पे अगेन जो मैंने इससे पहले भी बताया था, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास जो इनपुट है वो क्या होगा, आउट ऑफ फेज होगा आउटपुट से। इट मीन्स हमारे पास अगर यहाँ पे हम नोट करें तो इनपुट साइड पे जो सप्लाई है जब वो आउटपुट तक पहुँचती है तो सिग्नल एम्पलीफाई तो हो रहा है, बट इट इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि कॉमन हमारे पास जो भी आउटपुट आ रहा होगा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होगा। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि कोई भी एम्पलीफायर सर्किट हो उसके ऊपर हमें क्या करना होगा, एसी एंड डीसी दोनों एनालिसिस परफॉर्म करने पड़ेंगे। बिकॉज इन दोनों एनालिसिस के ही थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी एम्पलीफायर की कंप्लीट प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं। बस जब तक हमें उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता, हमें उसकी लिमिट्स नहीं पता चलेंगी कि भाई हम किन लिमिट्स के अंदर उस एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हैं, कि भाई आप उसका एक स्पेसिफिक गेन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एम्पलीफायर से, बट
आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए कि भाई इनपुट सिग्नल मैक्सिमम या मिनिमम हमें कितना रिक्वायर्ड होगा टू गेट दैट रिक्वायर्ड गेन। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डीसी और एसी एनालिसिस दोनों ही यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, डीसी एनालिसिस की अगर हम बात करें तो डीसी एनालिसिस के अंदर हमारे पास होगा ये कि हम इसी सेम सर्किट को डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे। हम सबको पता है कि जब हम डीसी इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो कैपेसिटर्स हैं ये क्या होते हैं, दे बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। इस वजह से जो हम डीसी इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास ये जो R1 R2 RE RC और ये सप्लाई, ये पार्ट जो हमारे पास है ये सिर्फ हमारे पास नज़र आएगा ड्यूरिंग डीसी एनालिसिस। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, जो अननोन पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, यानी कि वीबी हो गया, वीसी हो गया, वीई हो गया, आईसी आईई आईबी हो गया, ये वैल्यूज हम वहाँ से फिर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। एंड देन उसी के थ्रू हम लोग क्यू पॉइंट भी निकालेंगे। तो अब अगर हम लोग डीसी इक्विवेलेंट सर्किट इसका देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया। उसके अलावा आप यहाँ देखें कि हम यहाँ पे गेन भी जस्ट बीटर डीसी कंसिडर करेंगे, बिकॉज राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग डीसी एनालिसिस। तो अब इस सर्किट को लेके हम क्या करेंगे, जो भी अननोन वैल्यूज हैं उनको हम वन बाय वन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं, ईडीसी के कोर्स में की थी, बट स्टिल फॉर दिस कोर्स हम लोग वी विल रिपीट दैट कंडीशन अगेन। अच्छा, उसके बाद अगर अब हम बात करें एसी एनालिसिस, ठीक है, जो मैंने डीसी एनालिसिस का भी इक्विवेलेंट सर्किट बताया है ये हम आगे आके सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स के अंदर इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देखेंगे। इट्स नॉट लाइक कि मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया आप लोगों के ऊपर, नहीं, कि अभी आगे हम लोग इसको एग्जांपल्स के अंदर डीसी एनालिसिस प्रॉपर इसका परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसी एनालिसिस की। अच्छा, बिफोर गोइंग फॉर एसी एनालिसिस पहले सर्किट के अंदर हम देखते हैं कि सर्किट में एसी एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो जब हम एसी एनालिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी हमारे पास डीसी पार्ट होगा उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली दिस सप्लाई। ठीक है, डीसी एसी एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, जो सप्लाई होगी वीसीसी ये हमारे पास रिमूव हो जाएगी। उसके अलावा एसी एनालिसिस के अंदर, यानी कि एसी के अंदर कैपेसिटर बिहेव करता है एज अ शॉर्ट सर्किट, तो ये पार्ट हमारे पास एज अ शॉर्ट सर्किट नज़र आ रहा होगा, ये पार्ट हमारे पास शॉर्ट सर्किट होगा और ये पार्ट भी हमारे पास शॉर्ट सर्किट आ रहा होगा। वही बात दिस पॉइंट की कि भाई यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डीसी सप्लाई आ रही थी तो अब क्या होगा, तो हम इस पॉइंट को, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है इसको हम लोग क्या कर देंगे, एसी एनालिसिस करते वक्त ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, ग्राउंड देख लेते हैं। जब भी बताया मैंने कि इसको ग्राउंड करेंगे, तो जब ग्राउंड कर देंगे तो सर्किट किस तरह का नज़र आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इस सर्किट के अंदर जो डीसी साइड थी उसको ग्राउंड कर देंगे तो हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया स्टार्टिंग में, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, वी डोंट हैव एसी सप्लाई फ्रॉम हियर, बिकॉज शॉर्ट सर्किट है, सप्लाई होगी भी तो वो आगे नहीं ट्रेवल कर सकती। उसके अलावा ये पार्ट ग्राउंडेड है हमारे पास। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट है, ये पार्ट भी हमारे पास शॉर्ट सर्किट है, यानी कि ये भी हमारे पास नहीं होगा बिकॉज शॉर्ट सर्किट है। तो क्या होगा, आर ई जो कैपिटल आर ई है इसके ऊपर कुछ नहीं जाना चाहिए इमीटर के। अगर हम कंसिडर करें कि ये पॉइंट अगर मेरे पास डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है तो जो भी करंट होगा वो क्या करेगा, वो हमारे पास यहीं से ट्रेवल करता हुआ नीचे चला जाएगा। बिल्कुल, वीसीसी जो है हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। मैंने अभी जैसे बताया कि जब हम एसी एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें पहली बात के कैपेसिटर्स हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट। उसके बाद जो वीसीसी है, इट्स अ डीसी सप्लाई, तो ये भी हमारे पास रिमूव हो जाएगी और इसकी जगह हम यहाँ पे अगर सर्किट को देखें तो
हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस पार्ट को यानी कि R1 वाला जो पार्ट है, R1 और RC वाला जो पार्ट है, अगर नोट करें R1 और RC था जिसके साथ हमारे पास ये VCC कनेक्टेड था, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, R1 और RC को ग्राउंड कर। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास R1 एंड RC बोथ आर ग्राउंडेड। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो चीज़ें थी वो हमें यहाँ नज़र आ रही हैं कि R2 ऑलरेडी ग्राउंडेड था, फिर RE वाला पार्ट जो था उधर शॉर्ट सर्किट आ रहा था, तो वो RE एग्जिस्ट ही नहीं करना था AC एनालिसिस के अंदर, RE रजिस्टर जो है हमारे पास, बिकॉज उसी के पैरेलल में हमारे पास क्या आ रहा था, एक शॉर्ट सर्किट आ रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ एक शॉर्ट सर्किट प्लेस कर दिया है, वी डोंट हैव कैपिटल RE हियर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट है फॉर AC एनालिसिस। ठीक है, अब यहाँ पे AC एनालिसिस के लिए इट्स ऑब्वियस कि हम अ, इस सर्किट को कोई ना कोई सप्लाई देंगे तभी ये क्या करेगा, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो उस कंडीशन के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसको एक सप्लाई दे दी, VS AC सोर्स दे दिए। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास, क्योंकि जब हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो वी मस्ट हैव इट्स सोर्स रेजिस्टेंस एज वेल, बिकॉज आप वायर जो भी यूज कर रहे होगे सप्लाई के लिए, इट विल हैव इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास RS भी इसी के साथ कनेक्टेड होगा। अब अगर हम इस राइट हैंड साइड वाले सर्किट को देखते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई हमारे पास एक सप्लाई आ रही है, देन वो सप्लाई RS से पास होती हुई क्या होगी, R1 R2 एंड देन विल गो टू दी बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास इस सर्किट को हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सॉल्व दिस सर्किट टू फाइंड आउट अननोन वैल्यूज, यानी कि अभी तक हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है, वी डोंट हैव इनपुट वोल्टेज राइट नाउ। ठीक है, तो अब उसके लिए अगर हम देखते हैं, तो अगर हम सिर्फ क्या करें, सिर्फ इनपुट वाला जो पार्ट है उसको एक तरफ ले लें, तो हमारे पास जो सर्किट होगा उसमें देखें VS आएगा, RS आएगा, R1 R2 आएगा, एंड देन हमारे पास यहाँ पे बेस के ऊपर क्या आ रहा होगा, R इन बेस। इनके इसी सर्किट को अगर हम देखें तो हमने सिर्फ ये काम किया है इसके अंदर कि इसका जो इनपुट वाला पार्ट है उसको एक तरफ किया। तो देखें VS RS R1 R2 एंड देन इधर ये बेस का पार्ट आ रहा है, तो इधर हम लोग सामने इधर नाम दे दिया इसको R इन बेस। ठीक है, बिकॉज कोई ना कोई वैल्यू इधर एग्जिस्ट करेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ RE डैश, अगर याद हो तो यहाँ पे RE डैश आता था, तो इस वजह से R इन बेस हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइड, कि हमारे पास VS आ गया, RS आ गया, R1 R2 एंड देन R इन बेस आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो देख सकता हूँ R1 R2 और R इन बेस, दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनका पैरेलल यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास ये सेम सर्किट मजीद क्या हो गया, श्रिंक हो गया, कुछ इस तरह से आ गया। अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये वी इन को प्रेजेंट कर रहा है, तो अगर अब मैं कहता हूँ कि भाई फाइंड आउट वी इन, बिकॉज जो भी हम AC एनालिसिस का सर्किट देख रहे थे उसमें हमें अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे जब हम वी इन फाइंड आउट करेंगे, तो फ्रॉम हेयर वी कैन सी के हम VDR यानी वोल्टेज डिवाइडर रूल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करूँ बिटवीन RS एंड R इन टोटल, तो क्योंकि बेस जो है मेरे पास वो R इन टोटल के क्रॉस है बेस वोल्टेज या VN जो है, तो मैं क्या करूँगा, मैं VDR अप्लाई करूँगा टू फाइंड आउट वोल्टेज अक्रॉस R इन टोटल। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, VV इक्वल टू R इन टोटल ओवर RT यानी कि RS प्लस R इन टोटल मल्टीप्लाई बाय VS। ये हमारे पास क्या है, इट्स अ जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट बेस वोल्टेज। सही, ये हमारे पास, हमने यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं किया, हमने सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल इसके ऊपर अप्लाई करा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, देन फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ वीडियो को। इसी के अंदर एक चीज़ अब और हम यहाँ पे देखें तो अगर हम आर एस और आर इन का कंपैरिजन करें, यानी कि सोर्स रेजिस्टेंस और आर इन टोटल की वैल्यूज़ को, तो हम देख सकते हैं कि यार जो सोर्स रेजिस्टेंस होती है यूजली, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यू कहलाएगी। मीन्स ये सोर्स रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये कोई ड्रास्टिक वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये एक स्मॉल वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पे आर इन टोटल की, यानी कि आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू आर इन बेस, ये वैल्यू शायद हमारे पास क्या होगी, बहुत बड़ी होगी इन कंपैरिजन विद आर एस। ठीक है, तो जब हम वीडीआर अप्लाई करते हैं तो हमें पता है वीडीआर में जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वोल्टेज मैक्सिमम वहीं पे ड्रॉप करता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आर एस बाय फार लेस देन आर इन टोटल, तो अगर इस सिनेरियो में हम देखते हैं, इट मीन्स वी कैन निग्लेक्ट आर एस फ्रॉम हेयर। आर एस अगर हम निग्लेक्ट कर दें बिकॉज इट इज़ बाय फार स्मॉलर देन आर इन टोटल, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो वी हैव आर इन टोटल ओवर आर इन टोटल, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास वी बी बराबर हो जाएगा वी एस। ठीक है, तो ये अगर अच्छा ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि ये ज़रूरी है कि आर एस जो है बाय फार लेस देन आर इन टोटल होना चाहिए, तभी हम ये एजम्पशन ले सकते हैं, अदरवाइज ये एजम्पशन नहीं लेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी इनपुट वोल्टेज की। अब बात कर लेते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें, यानी आर इन बेस की बात करें, ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने निकाली हुई थी आर वन पैरेलल टू सॉरी आर इन टोटल हमने निकाली थी पहले, लेकिन अब हम बात करेंगे आर इन बेस। ठीक है, तो आर इन बेस जो होता है, जो कि हमारे पास अगर इस फिगर में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आर इन टोटल के फॉर्मूले में आर वन आ रहा था, आर टू आ रहा था, और तीसरा जो रेजिस्टेंस आ रही थी वो थी आर इन बेस, विच इज इनपुट रेजिस्टेंस। तो अब इसको अगर फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं बाय ओम्स लॉ जाऊं, तो आर इन बेस हमारे पास क्या होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू वी इन ओवर आई इन, और वी इन और आई इन हमारे पास होगा वी वी एंड आई बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम वी बी और आई बी को देखें, तो अगर हम लोग वी बी और आई बी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो वी कैन इजली गेट आर इन बेस। अब बेस वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे, यानी कि वी बी की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम इस डायग्राम को कंसिडर करें, क्योंकि एक आर ई डैश मॉडल जो है उसको भी रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वी बी की, यानी कि बेस वोल्टेज की बात करते हैं, तो ये हमारे पास एक्चुअली बराबर होगा किसके, आई ई आर ई डैश के। क्यों बराबर होगा, बिकॉज जो भी सप्लाई जा रही होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो आर ई डैश पे ड्रॉप होते हुए ग्राउंड हो रही होगी। इट मीन्स जो करंट होगा मेरे पास यहाँ पे वो आई ई के बराबर होगा। और रेजिस्टेंस राइट नाउ इन दिस सर्किट हमें कोई रेजिस्टेंस और कोई नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो अब जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे होगी जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वही हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। दैट इज वाई हमारे पास वी बी बराबर होगा आई ई आर ई डैश के। मैं फिर एक चीज़ क्लियर करूँ कि ये हम लोग इंटरनल जो कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज एक्सटर्नली अगर देखेंगे तो हमारे पास वी आर इन टोटल के अंदर आर वन आर टू एग्जिस्ट कर रहा है, बट हमें आर इन बेस जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था इसकी वैल्यू नहीं पता थी, तो इसकी वैल्यू के लिए हमने ये सारा काम करा है। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ से वी बी आएगा वो होगा आई ई आर ई डैश। अब अगर हम बात करें आई ई की, यानी कि मीटर करंट की, तो
एक कंडीशन अगर हम रिकॉल करें तो यार हमारे पास आई बी और आई सी, ठीक है, ये दो वैल्यूज जो होती हैं वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि भाई आई ई इज रिलेटिवली इक्विवेलेंट और अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू आई सी। ये एजम्पशन करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे आई बी है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। अच्छा, अब ये जो एजम्पशन मैंने की है, तो अगर याद करें गेन का फॉर्मूला, वो हमारे पास क्या था? हमारे पास फॉर्मूला था आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। तो वहाँ पे हम आई सी जो यूज कर रहे थे उसकी जगह ले लेंगे आई ई, और आई ई की वजह से जो वहाँ पर आई सी इक्वल टू बीटा आई बी वाला फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आई सी की जगह आ जाएगा आई ई, बाकी इस बीटा को इधर ले आए तो देखें ये बीटा ए सी आई बी ही बन रहा है, और ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे आई ई आ रहा है, बिकॉज हमने क्या किया, वी अज्यूम कि भाई आई ई जो है अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट है किसके? आई सी के। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, बेस करंट फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि आई बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, विच इज आई ई ओवर बीटा ए सी। ठीक है, आर इन बेस के लिए हमें यही दो वैल्यूज रिक्वायर्ड थी, वी बी एंड आई बी। तो वी बी भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो आई ई है वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, फाइंड आउट हो गया है। अच्छा, उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे आर इन बेस की जो फॉर्मूला है इसमें प्लेस कर देते हैं, तो वी बी की जगह हमारे पास आ गया आई ई आर ई डैश, और आई बी की जगह आ गया हमारे पास आई ई ओवर बीटा ए सी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रही है वो है आई ई आर ई डैश ओवर आई ई बीटा ए सी। आई ई ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बीटा ए सी आई ई ओवर बीटा ए सी था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और आर इन बेस जो है हमारे पास बचेगा बीटा ए सी आर ई डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास आर इन बेस की वैल्यू आ गई है, विच इज बीटा ए सी आर ई डैश। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, हमने पहले फाइंड आउट करे इनपुट वोल्टेज यानी बेस वोल्टेज हमने निकाले। उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट रेजिस्टेंस निकाली विद रिस्पेक्ट टू बेस। ठीक है, अब अगर हम बात करें आउटपुट रेजिस्टेंस की, तो हमारे पास आर आउट जो है, क्योंकि हम लोग आउटपुट ले रहे होंगे कहाँ से, कलेक्टर से, तो आर आउट हमारे पास बराबर होगा आर सी। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं कि भाई यहाँ पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट करेगी विच इज आर सी डैश। तो अगर हम इस कंडीशन को देखते हैं तो जो आर सी डैश की वैल्यू इंटरनली यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी वो क्या होगी, वो रिलेटिवली लार्जर होगी फ्रॉम आर सी। तो अगर मैं आर आउट को फॉर्मुलेट करके लिखता हूँ आर सी पैरेलल टू आर सी डैश, तो हमें पता है कि जब भी हम कोई भी पैरेलल रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करते हैं तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी होती है हमारे पास इक्विवेलेंट जो उसकी रेजिस्टेंस आती है वो उसके बराबर या उसके करीब आती है। इस वजह से यहाँ पे जब मैं आर आउट को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो आर सी पैरेलल टू आर सी डैश की वैल्यू आएगी वो कैपिटल आर सी के बराबर या कैपिटल आर सी के करीब आएगी। इस वजह से हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आर आउट इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू आर सी, बिकॉज आर सी डैश will have larger value in comparison with capital R C। ठीक है, इट मीन्स आर आउट हमारे पास यहाँ से निकल आएगा आर सी, कैपिटल आर सी। दिस इज द आउटपुट रेजिस्टेंस फॉर दिस ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई, अभी तक हमने
बेस वोल्टेज फाइंड आउट करा, इनपुट रेजिस्टेंस निकाली, और अब हमने यहाँ पे क्या किया है, आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो जो वैल्यूज अभी तक हमने फाइंड आउट करी हैं वही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर हमें बोला हुआ है कि वी हैव टू फाइंड आउट सिग्नल वैल्यू एट द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। बेस ऑफ सॉरी बेस ऑफ ट्रांजिस्टर बोला हुआ है, इट मीन्स हमें क्या करना है, वी बी फाइंड आउट करना है। और इस सर्किट को हम देख के बोल सकते हैं क्या है ये, इट्स एन एसी इक्विवेलेंट सर्किट। अब एसी इक्विवेलेंट सर्किट है तो इसके इनपुट हमें प्रोवाइडेड है कितना, 10 मिली वोल्ट एसी वोल्टेज। उसके बाद हमें यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस बताई हुई है 300 ओम। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डाटा में एक और चीज़ जो एक और चीज़ जो प्रोवाइडेड है वो है आई ई। आई ई हमें गिवन है, कैपिटल आई ई 3.8 मिली एम्प्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा आर ई डैश। आर ई डैश की अगर हम बात करेंगे तो आर ई डैश हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या आता है, 25 मिली वोल्ट ओवर कैपिटल आई ई। तो यहाँ से आर ई फाइंड आउट हो जाएगा, कैपिटल आई ई प्रोवाइडेड है हमें 3.8 मिली एम्पियर। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, आर ई डैश मिल जाएगा विच इज 6.58 ओम। देन उसके बाद आर इन बेस की अगर हम बात करेंगे तो अभी हमने आर इन बेस फाइंड आउट करा था, बीटा ए सी आर ई डैश। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, आर इन बेस की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब हमारे पास रहता है टोटल इनपुट रेजिस्टेंस यानी कि आर इन टोटल। तो आर इन टोटल का फॉर्मूला था हमारे पास आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू आर इन बेस। आर वन पता है, आर टू पता है, आर इन बेस भी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों का पैरेलल सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल हैव आर इन टोटल। उसके बाद अब बात आती है वी बी की। तो हम यानी कि बेस वोल्टेज की, तो बेस वोल्टेज की अगर अब हम बात करें तो बेस वोल्टेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला था वी बी का आर इन टोटल ओवर आर एस प्लस आर इन टोटल इंटू वी एस, जो कि हमने सबसे पहले यहाँ पे ड्राइव किया था प्रीवियसली। तो अब आर इन टोटल की वैल्यू हमें पता है, आर एस और आर इन टोटल भी हमें पता है, तो वी कैन इजीली गेट वी बी फ्रॉम हेयर। ये हमारे पास वो एक्चुअल वोल्टेज है जो कि क्या होगा, जो कि हमारे पास ट्रांजिस्टर के इनपुट पे जा रहा होगा। आप फर्क देख सकते हैं, सप्लाइड वोल्टेज 10 मिली वोल्ट था, बट जो वोल्टेज हमारे पास एक्चुअल इनपुट तक पहुंचा है वो कितना है, 7.44 मिली वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एटेन्यूएशन हो रही है। ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। इस एग्जाम्पल में किसी को है कोई कंफ्यूजन, कोई? सर एक और बार समझा दें एग्जाम्पल की, थोड़ी आवाज़ कट गई थी। अच्छा, मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये एसी इक्विवेलेंट सर्किट प्रोवाइडेड है। अच्छा, इस सर्किट के अंदर हमें डाटा ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें कहा गया है फाइंड आउट बेस वोल्टेज वी बी। अब उस वी बी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर हम देखते हैं तो इस वी बी को हमने फाइंड आउट करने के लिए सारी चीज़ें की। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करा आर ई डैश। आर ई डैश का फॉर्मूला था 25 मिली वोल्ट ओवर आई ई। तो यहाँ से हमें आर ई डैश मिल जाएगा, आई ई गिवन है हमें। देन आर इन बेस की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो उसका फॉर्मूला था बीटा ए सी आर ई डैश। आर ई डैश निकाला हुआ है, बीटा ए सी हमें यहाँ पे गिवन है। तो बीटा ए सी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करते हुए ये रहा बीटा ए सी 160। ठीक है, तो यहाँ से आर इन बेस हमने निकाल लिया। आर इन बेस निकालने के बाद हमें फाइंड आउट करना था आर इन टोटल, बिकॉज वी बी के लिए हमें आर एस के अलावा आर इन टोटल रिक्वायर्ड है। तो आर इन टोटल का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ था आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू आर इन बेस।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यूज प्लेस करके आर इन टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। वंस वी हैव आर इन टोटल, अब हम वी बी इजिली निकाल सकते हैं यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। आर इन टोटल है हमारे पास, सोर्स रेजिस्टेंस भी है और सोर्स वोल्टेज भी प्रोवाइडेड है 10 मिली वोल्ट। तो अब यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल हम अप्लाई करके क्या करेंगे, वी बी फाइंड आउट कर लेंगे विच इज 7.44 मिली वोल्ट। अब यहाँ पे वी बी को देख के हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इनपुट वोल्टेज हमारे पास जो था वो था कितना, 10 मिली वोल्ट सप्लाइड जो था। बट जो एक्चुअल हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज रिसीव हुआ है वो हुआ है हमारे पास 7.44 मिली वोल्ट अक्रॉस दी बेस। तो यहाँ पे यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास एटेन्यूएशन हो गई है। ठीक है, इसको, इस लेक्चर को मैं अभी यहीं तक अभी लिमिट कर रहा हूँ कि हमारा ये टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, तो आर इन डाला आपने?